नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीकली करंट अफेयर्स वाले जो अपनी क्लासेस थी, आप लोगों ने मेंटरशिप वाले बैच में इतना ज़्यादा प्यार दे रखा है कि उसको संभालने में ही सारा समय चीज़ें उसी में हो जाती हैं। तो ये जो आपकी क्लास है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो आज हम पूरा मई, हमारा जो छूटा हुआ एक हफ्ता है, उसको खत्म कर लेते हैं और उसके बाद जून और जुलाई को हम लोग खत्म कर लेंगे। या तो ऐसे कर लेंगे कि 15-15 दिन के 50-50 प्रश्न देख लेंगे, तो 100-100 प्रश्न आपको एक एक महीने के मिल जाएंगे। 3-4 क्लासेस मैं कोशिश करूंगा कि लगातार एक आध दिन के गैप पे ही आपकी ये सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि इन क्लासेस को थोड़ा सा सर्कुलेट करते रहा करिए, इन क्लासेस को थोड़ा सा और लोगों को भी दिखाते रहा करिए। चलिए खैर, तो देखते हैं आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स में कौन सी महत्वपूर्ण 40 घटनाएं हैं। आपको पता है यह आपका हर वीक आने वाला एक वीकली प्रोग्राम है, जिसमें हफ्ते भर की 40 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनको प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं, याद करते चलते हैं। इस क्लास की गारंटी यह है कि कठिन से कठिन सवाल भी अगर आपका करंट अफेयर्स से आएगा तो उनका सारा टेंशन आपका यहां खत्म हो जाएगा। बाकी इजी वाला करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं, या वो भी मैं आपको बाद में कराऊंगा ही। चलिए तो देखते चलते हैं पहली घटना क्या है। पहली घटना यह है, निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। हमसे कुछ ऑप्शन दिए और हमसे कह रहा है इनमें से सही गठन सुनिए कौन कौन से हैं। देखते हैं क्या है। भारत 2024 में दाल का आयात 2023 की तुलना में 84% घटकर 6 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व करते हैं। 84% आयात घटना मतलब समझ रहे हो, कोई चीज तुम पहले 10 खा रहे थे और अब खाली 5 खाने लग गए, तो दाल में तो आपने ना तो बम्पर इतना उत्पादन हो गया दाल का कि इतना जो है वो घट जाएगा, ना ऐसा कुछ होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देखो, सवाल समझने की भी एक टेक्निक होती है, सवाल सॉल्व करने की भी एक टेक्निक होती है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, परीक्षा में यही काम में आती है। और ये सब टेक्निक्स, ये सब तरीके मैं अपनी क्लास में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताता हूं। चलिए, तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। समझ रहे हो बात? मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उपभोक्ता भी है, खा भी हम ही रहे हैं, और खा रहे हैं सबसे ज्यादा, इसलिए आयात भी करना पड़ रहा है। तो कोई ये स्पेशल फिनोमिना है कि सबसे ज्यादा उत्पादक भी हो, उपभोक्ता हो और आयातक भी हो। ये फैक्ट आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, भारत अलग से भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये फैक्ट सही है, इसको ध्यान रखोगे। यद्यपि आयात कम हुआ है पर इतना नहीं। मतलब क्या है सही? केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो ये क्या है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में दाल का आयात 23 की तुलना में 84% बढ़ गया, ज्यादा खा लिया हमने, सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गया। ठीक है, आयात में वृद्धि के कारण क्या है? इस बार उत्पादन कम हुआ है। भारत में लाल मसूर, पीली मटर को जो है आयात मुक्त शुल्क जो है अनुमति दे दी हमने। भारत विश्व में सबसे बड़ा दालों का आयातक, उपभोक्ता और उत्पादक है। इस फैक्ट को याद रखोगे। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। देश में कुल दलहन उत्पादन में चने का योगदान लगभग 40% है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा दलहन में भी कौन हो रहा है? चना हो रहा है। भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, टर्की, तंजानिया, सूडान, मोजाम्बिक, मालावी और म्यांमार से दालों का आयात करता है। आपको क्या होना चाहिए? ये सारे देश मैप पे भी पता होने चाहिए कहां है। खैर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। दूसरा आपका वो है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है। अगर ऐसी घटना कोई घट जाएगी तो अखबार की हेडलाइंस में छप जाएगी, तमाम मास्टर उस पर वीडियो बना लेंगे। अगर भारत इतना बड़ा वो बन जाएगा, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है ऑटोमोबाइल और मोबाइल इत्यादि सेक्टर्स की कहां होती है? हमारे पड़ोसी देश में, चीन में। तो भारत नंबर 2 है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में स्मार्टफोन चौथी बड़ी निर्यातित वस्तु बन गई है। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर हैं। मतलब सबसे ज्यादा हम जो पहले निर्यात सामान कर रहे हैं उनमें चौथे नंबर पे मोबाइल फोन आ गया है। यह बात बिल्कुल सही है। भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद हैं। शीर्ष आयात भी यही करते हैं, कच्चा सिस्टम मंगा के उनको रिफाइन करके, रिफर्मिश्ड करके निर्यात भी सबसे ज्यादा यही करते हैं। मतलब तीसरा भी सही है। आपसे
आपसे पूछा है सही कूट, केवल 2 और 3 हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में 42% की वृद्धि के साथ, काफी बड़ी वृद्धि है, बिलियन तक स्मार्टफोन भारत का चौथे सबसे लोकप्रिय निर्यात उत्पाद बन गए हैं। भारत की शीर्ष निर्यातित वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद शीर्ष पर हैं और जो है स्मार्टफोन चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो ये फैक्ट जो है ना, ये फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखोगे। और अब से आदत बना लो ये वीकली वाला देखने का, क्योंकि दिसंबर अक्टूबर में आपका पेपर है, यहां का जो भी करंट अफेयर्स होगा ना, जून जुलाई अगस्त वगस्त का खूब पूछा जाएगा, है ना पेपर में। चलो, स्मार्टफोन चीन सबसे बड़ा है और ये सब चीजें हैं, आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से गलत कूट को चुनिए। हाल ही में सभी नाटो देशों ने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। सभी नाटो देशों ने नहीं किया है, रूस की सीमा पर जो 5-6 देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन सब ने जो है टोटल 6 या 7 देश ये हैं जिन्होंने ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रशिया यूक्रेन से जितने महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते चलिए, यह भी घटना महत्वपूर्ण है। ड्रोन दीवार जैसा कुछ बनाना बड़ी बात है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा, सभी देश नहीं है। यह ड्रोन दीवार रूस से लगे देश नॉर्वे से पोलैंड तक फैली होगी, बिल्कुल ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये 6 देश हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। गलत कौन सा हो जाएगा? केवल एक। आपने लिखा है गलत कूट को चुनिए, यह जरूर ध्यान रखना है कि पेपर में सही पूछा है या गलत, वरना आते हुए भी 2-4 सवाल गलत हो जाते हैं, इसीलिए मैं गोला लगाता चलता हूं। हमेशा आप भी अपने पेपर में ऐसा ही किया कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ये देख लो, ये इमेज है प्रॉपर, है ना, ये इमेज है प्रॉपर उसका कि भैया कौन कौन सी जो है कहां चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये है ना, तो ये वाली जो थोड़ी सी बाउंड्री रही है किसकी है? नॉर्वे की, ऊपर जा रहा है, फिर ये पूरा फिनलैंड आ जाता है, फिर ये 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ELL, है ना, ये क्रम से है ELL, और फिर ये पड़ता है पोलैंड। तो ये जो लिथुआनिया के नीचे थोड़ा सा देश है ना, जो मैंने रेड कलर से कर दिया, छोटा सा एरिया है, ये रशिया शासित है, तो इस वजह से पोलैंड की भी सीमा रशिया से लगती है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 6 कंट्री हैं, रूस के साथ अपनी सीमा 6 नाटो देश हैं, ना कि सब। इनको ड्रोन दीवार कह रहे हैं। ड्रोन दीवार आप याद रखना, नॉर्वे से लेके और पोलैंड तक फैली होगी, और ये 6 देश हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या दिया है? अच्छा, रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश, यूरोपीय देश कौन कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस है ना, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और लिथुआनिया और ये नीचे आ जाएंगे, मतलब बेलारूस और वो नीचे आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एक प्रवाह पोर्टल नाम से चीज लॉन्च की है। देखो, जितने भी ये ऐप आ रहे हैं, सरकार जो लॉन्च कर रही है, जो पोर्टल लॉन्च कर रही है, जो इस प्रकार के फिनोमिना है, इस प्रकार की घटनाएं हैं, ये आपसे परीक्षा में आसानी से पूछा जा सकने वाला फैक्टर होते हैं। तो प्रवाह पोर्टल आरबीआई बना रहा है, और ये किससे रिलेटेड है? ये जो रिलेटेड है प्रवाह पोर्टल, वो आपका है देश में पैसे का प्रवाह, मतलब व्यक्तियों या संस्थाओं को रिजर्व बैंक प्राधिकरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो है प्रवाह पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल और सरकारी प्रतिभूतियों की लेनदेन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 2 काम आरबीआई ने किए हैं। प्रवाह पोर्टल बनाया है, जो केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है, जो व्यक्तियों और संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्रदान करने में हेल्प करेगा। दूसरा आइटम है, खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए मोबाइल ऐप भी बना लिया कि भैया इस पे आराम से खरीद बेच करो सरकारी प्रतिभूतियों की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिनटेक रिपोजिटरी एक और सिस्टम बनाया है। आरबीआई क्या है आपको भी पता है, 1934 में हिल्टन यंग कमीशन बन रहा है, 1926 में। सारे फैक्ट देख लो एक बार। हिल्टन यंग कमीशन है ना, हिल्टन यंग कमीशन बन रहा है 1926 में, जो सजेस्ट कर रहा है कि भारत में केंद्रीकृत बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। बैंक बन रहा है 1934 के अधिनियम से 1935 में। 1937 तक इसका मुख्यालय है कहां? इसका मुख्यालय है कोलकाता, और 1937 में इसका मुख्यालय ट्रांसफर हो जाता है कहां? मुंबई। और 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया जाता है? केंद्रीकृत बैंक करके पूर्णतः भारत सरकार
सरकार के स्वामित्व वाला बैंक बना दिया जाता है। तो आरबीआई से रिलेटेड सारे मौद्रिक नीति जारी करती है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 सरकार के। यह भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करती है, मुद्राएं छापती है, मुख्यालय मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांत चाचा हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? सेना कर रही है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, तो किसके साथ? इंडियन ऑयल ने पहला ट्रक जो हाइड्रोजन से चल रहा है वो सेना को सौंप दिया है, इसलिए यह घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस दौरान ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस भी सौंप दी गई। चलिए, और हाइड्रोजन गैस क्यों? ताकि हाइड्रोजन जब दहन होता है तो वो केवल उप उत्पाद के रूप में या फाइनल के रूप में पानी को छोड़ता है, तो पानी उससे पर्यावरण प्रदूषण लगभग ना के बराबर होता है हाइड्रोजन ईंधन से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में सही कूट चुनिए। उत्तर प्रदेश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा, सही हमसे पूछा है। यह हरित हाइड्रोजन संयंत्र 10 मेगावाट पीईएम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर इकाइयों के माध्यम से 4.3 टीडीपी हाइड्रोजन तक उत्पादन कर। देखो, ज्यादा कठिन फैक्ट होगा ना, बहुत ज्यादा तमाम जो है ऐसी सूचनाएं जो आपको, वो प्राय सही होते हैं। जो हलवा वाले फैक्ट होते हैं वो गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट सही होगा, सही पूछ रहा है केवल 2। एमपी में हुआ है, क्योंकि ये आपको यहां से याद क्या रखना है? आपको यहां से यही याद रखना है, एमपी के गुना जिले के विजयपुर में गेल द्वारा पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखनी होगी। कितना उत्पादन करेगा? इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास को अपनाना और उसको बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं, कोलंबो प्रोसेस, ये टर्मिनोलॉजी काफी चर्चा में इस बार रही है। मुझे पूरे चांसेस हैं कि पेपर में ये पूछा जा सकता है। कोलंबो प्रोसेस क्या है? कौन से कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है कौन से कथन सही नहीं है। कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री मंच है जिसमें 12 सदस्य देश शामिल हैं। यह बात बिल्कुल सही है। कहां का है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जहां लोग आपस में आवागमन ज्यादा करते हैं, उनका है कोलंबो प्रोसेस। भारत 2003 में फोरम की स्थापना के बाद दूसरी बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। गलत बात है, भारत फर्स्ट टाइम इसका अध्यक्ष बना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण यह बात हो जाती है। और 2024 से 26 के कार्यकाल के लिए 24 से 26 के कार्यकाल के लिए भारत ने कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ली है। तो दूसरा गलत हुआ, तो ये गया, ये गया, ये गया, अपने आप आपको आंसर मिल गया। सही नहीं है, सॉरी सही नहीं पूछ रहा है, 1 मिनट, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो 2 सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, और 2 सही नहीं है इनमें से। ठीक है, फिर कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। बिल्कुल ठीक है, यह बात मैंने आपको बताई ही। गलत पूछ रहा है कौन सा है? केवल 2। तो कभी कभी सवाल आते हुए भी गलत हो जाते हैं, इसलिए सही गलत का विशेष ध्यान रखना है। यह है कोलंबो प्रोसेस 6th मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हुआ है, सेफ रेगुलर एंड मैनेज्ड माइग्रेशन ए विन विन फॉर ऑल। ठीक है, तो 2003 में फोरम की स्थापना हुई। अब आपको क्या याद रखना है? कोलंबो प्रोसेस क्या है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाओं के जो श्रमिक जो प्रव्रजन करते हैं एक दूसरे के यहाँ, उनकी सुरक्षात्मक उपायों के लिए है। कब स्थापना हुआ है? 2003 में। भारत पहली बार अध्यक्ष बना है। टोटल 12 देश है। इतनी बात याद, बात खत्म है ना। चलिए, तो ये बढ़ावा देना है 24 से 26 के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, और ये सब तमाम बातें इसमें हैंगी। चलिए, आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, क्या है ये?
आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स दिल्ली में आयोजित किए गए, नहीं है दिल्ली में नहीं है ना, ये शायद गोवा में आयोजित किए गए थे। एक गलत हो जाएगा, एक गलत हुआ तो अपने आप 3 ऑप्शन गलत हो गए, 2 और 3 सही मिल गया। ठीक है, तो आप जितनी भी ये अवार्ड्स सबमिट हो रहे हैं ना, इनका स्थान जरूर याद कर लिया कीजिए, या तो डायरेक्ट सवाल आएगा और स्टेटमेंट के माध्यम से सही गलत से आंसर मिल जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, 2 और 3 तो सही है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया गया है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन, आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी मतलब जो ग्रह है उसकी देखभाल के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो है ना, 4 उसमें दिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो वो है उसको जो है दिया गया है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड, है ना, जो विद्युतीकरण निगम है, भारतीय विद्युतीकरण निगम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अवार्ड मिल रहा है ONGC लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ये सब अवार्ड मिला है। चलिए, आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी गोवा में आयोजित किए गए, तो आपको ये तो याद रखना ही है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? ये है आपकी मेजर राधिका सेन। क्या मैटर है, UN ने विश्व भर के प्रमुख देशों में अपनी शांति सेना स्थापित कर रखी है और उस शांति सेना में प्रत्येक देश का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भारत की है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC, जो अफ्रीकन कंट्री है ना, UN ने संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत भारतीय सैन्य शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को जो है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस पर प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो राधिका सेन जी का नाम आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे क्यों मिला है। और दूसरी महिला है ये राधिका सेन जी, मेजर सुमन गवानी के बाद दूसरी महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला है। क्या है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 में स्थापित किया गया था। महिलाओं के लिए जो शांति के लिए प्रयासरत हैं, तमाम कार्य कर रही हैं सैन्य क्षमता के रूप में, उनको दिया जाता है। हर साल पुरस्कार विजेता का चयन सभी शांति अभियानों के बल कमांडर और मिशन प्रमुखों द्वारा नामित उम्मीदवारों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए, अर्थ केयर मिशन क्या है? नाम से ही क्लियर है, अर्थ केयर, पृथ्वी की केयर, लेकिन किससे केयर, है ना। अर्थ केयर मिशन क्या है आपको ये याद रखना है। चर्चा में रहा क्या है, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण नहीं, पृथ्वी की विकिरण संतुलन का अध्ययन, वनस्पतिक अध्ययन, क्रायोस्फीयर नहीं। विकिरण संतुलन अध्ययन, जो सन से विकिरण आ रहा है वो किस तरीके से अर्थ को इफेक्ट कर रहा है, जो सूर्य तप है उसका वितरण कितना हो रहा है, किस तरीके से वो हो रहा है, उसके अध्ययन के लिए अर्थ केयर मिशन लाया गया है। और ऑब्वियस है कौन लाएगा, 2 एजेंसी मिलकर लाएंगी, ESA और JAXA। याद रखोगे, नासा का नहीं है ये अर्थ केयर मिशन, नासा का नहीं है। ये भी पूछ सकता है अर्थ केयर मिशन किसका है, तुम्हारे दिमाग में एकदम आएगा अरे नासा का ही होगा। याद रखना, अर्थ केयर मिशन नासा का नहीं है। अर्थ केयर मिशन किसका है? अर्थ केयर मिशन है आपका JAXA और EUA, जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, उन दोनों का मिलकर एक संयुक्त वेंचर है। ये देखो, पृथ्वी पर जो विकिरण आ रहे हैं, अर्थ केयर मिशन उन विकिरणों का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सही नहीं है। TCS और IIT मद्रास, IIT मद्रास नहीं है यहां, है ना, ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो ये IIT बॉम्बे है, मद्रास नहीं है। IIT बॉम्बे के साथ TCS ने ये किया है। और क्यों चर्चा का विषय? क्योंकि भारत का पहला है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर क्या करेगा ये? इस उन्नत सेंसिंग टूल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप्स की जांच में क्रांति लाना, विफलताओं को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। मतलब ऐसा एक क्वांटम जो है डायमंड आइटम हमने तैयार कर लिया जो सेमीकंडक्टर को जांच लेगा। आने वाले समय में सब चीज पे सेमीकंडक्टर लग रहा है, सब चीज इलेक्ट्रिक आइटम उसी से ट्रीट हो रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसा बना लिया जो उसमें और भी हेल्प करेगा। तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IIT बॉम्बे ने मिलकर यह काम किया है। तो आपसे पूछा है सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा तो सही है। TCS और IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इस उन्नत उपकरण का उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप परीक्षण को बनाना, विफलताओं को कम करना, ये सब है।
सेमीकंडक्टर चिप्स सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में काम में आते हैं और यही इनका मेनली यूज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही कूट चुनिए। इनमें से क्या सही कूट है? ठीक है, देख लेते हैं क्या सही है। प्रश्न आपसे कह रहा है जिबूती ने एक बड़ा बढ़िया काम करा है। मलेरिया जो बीमारी है वो माना जाता है कि मादा मच्छरों के और उनके संक्रमण से ही फैलती है। इसने क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जो है जीएम मच्छर तैयार कर दिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार कर दिए और वो इस प्रकार के मादा मच्छरों को क्या कर रहे हैं? उनको निपटा रहे हैं। अपने आप मलेरिया निपट जाएगा। ठीक है, खैर जिबूती कहां पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है इस तरीके से है ना, जिसमें बोलते हैं सीड 4 कंट्री पड़ती हैं SEED सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूती। इंग्लिश में उसको डी से स्पेलिंग लिखी जाती है जिबूती, ये देख लो डिजिबूती। ठीक है, चलिए तो जिबूती एक देश है, यहां पड़ता है छोटू सा। मलेरिया की रोकथाम के लिए आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए हैं। बिल्कुल ठीक है, यह है ऑपरेशन जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम। नाम भी देख लो कितना वैसा है, जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एनाफिलीज स्टेफेंसी का प्रसार को रोकना है। यह भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल नर मच्छर ही इंसान को काटता है तथा इस दौरान मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियां फैलाता है। नर तो बेचारा शांत रहता है, ये नहीं काटता है। मतलब क्या हो जाएगा? सही 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 1 और 2 सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। ये देख लो डिटेल, ये है हाल ही में जिबूती ने मलेरिया की रोकथाम के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम मच्छर वातावरण में छोड़े हैं। यह ऑपरेशन जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एनाफिलीज स्टीफेंसी का प्रसार को रोकना है या मलेरिया के प्रसार को रोकना है। ठीक है, जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत नहीं काटने वाले नर एनाफिलीज स्टीफेंसी मच्छर विकसित किए गए। ये नहीं काटते भाई साहब। ठीक है, इन मच्छरों के भीतर सेल्फ लिमिटिंग जीन्स हैं जो मादा संततियों को वयस्क होने से पहले ही निपटा देते हैं और मादा मच्छरों की संख्या को कम करके मलेरिया के संचरण को नियंत्रित करते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए, सही कूट चुनिए। क्रेडिट रेटिंग फर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P काफी चर्चा में रहती है। बहुत सारे देशों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती रहती है, क्रेडिट रेटिंग देती रहती है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है उस देश की साख का डिसाइड होना कि भाई इनके यहां माहौल कैसा सा है। तो ये बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को पॉजिटिव से घटाकर स्टेबल किया है, उल्टा दिया है, स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव रेटिंग दे दी है कि आप यहां पैसा और बढ़िया से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी। मतलब वही है जैसे आपने किसी से पैसा लिया, आपने समय पर चुका दिया तो आपकी रेटिंग मार्केट में बढ़िया है, सकारात्मक रेटिंग है, और आपने पैसा लिया समय पर ना चुकाया तो वो रेटिंग खराब होती है। ऐसा ही सिस्टम इनका है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग फर्म S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। दीर्घावधि के लिए BBB और अल्पावधि के लिए A3 और ये सब इसमें डिटेल है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? किसी देश या संप्रभु संस्था को ऋण या ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। समय पर आप बढ़िया करोगे तो ये सब जो है आपकी रेटिंग बढ़ती रहती है। चलिए उत्तर प्रदेश की किस महिला को यूपी स्पेशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है ना। उत्तर प्रदेश की कौन सी दीदी है जिसको किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण, है ना, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। बर्मिंघम पैलेस में गई थी अपने पिंक रिक्शा से, है ना। रिक्शा चालिका है, 18 वर्ष की दीदी है आरती। ठीक है, इसको मिला है ये अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना मिशन शक्ति के तहत इनको जो है एक ऑटो रिक्शा दिया गया है, पिंक ऑटो रिक्शा, और ये उसको चलाती हैं और आसपास की महिलाओं को भी जो है उसको करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। तो ये है चार्ल्स तृतीय के साथ खड़ी हैं।
क्या है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, ठीक है, 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती बकिंगहम पैलेस के ई रिक्शा में पहुंची, जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत दिया गया था। मिशन शक्ति योजना कब शुरू की गई है? 2020 में। किससे संबंधित है? महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए, ये है प्रॉपर, और जो है ये सब चीजें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। हाल ही में किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? कौन सा स्वास्थ्य संस्थान है? वो है निमहांस, यानी राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहांस इसको बोलते हैं, बेंगलुरु, ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस बेंगलुरु को, जो आपका क्या है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, मतलब हेल्थ में आप जो है बढ़िया काम कर रहे हो, इसलिए उनको WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है। निमहांस, ना से नेल्सन मंडेला ना से निमहांस, ऐसे याद रख लेना। निमहांस बेंगलुरु को इस बार का पुरस्कार मिला है। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये इसकी हेड है निमहांस की, WHO का नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार निमहांस को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा। डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति है ये, है ना, ये निमहांस की डायरेक्टर हैं, उसकी हेड है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निफ्टी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के लिए निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स लॉन्च किया, बिल्कुल ठीक है ना। निफ्टी ने ये नया ETF, है ना, इक्विटी ट्रेडिंग फंड इसको बोलते हैं, नया ETF लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या है, 500 जो बड़ी मार्केट में कंपनी है ईवी वाली, उनका एक टोकरी है, उनके शेयर्स का एक टोकरी है निफ्टी ETF, सामान्य भाषा में इतना समझिए, ये ठीक है। इंडेक्स का आधार वर्ष 2020 है और इसका आधार मूल्य 1000 रुपए, ये ठीक है, लेकिन आधार वर्ष इसका 2018 है, आधार मूल्य 1000 है। यह देश का पहला ईवी सूचकांक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सूचकांक है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? केवल 2 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आधार वर्ष 2018 है और पहला व्हीकल ईवी सूचकांक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सूचकांक है। तो ये आपको पूरा डिटेल है, यह देश का पहला ईवी सूचकांक होगा। अर्धवार्षिक रूप से इसमें तमाम जो है संयोजित किया जाएगा, ब्याज ये आपको याद रखना है, आधार वर्ष और आधार मूल्य याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियां 2024 में, भारत में केवल एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गलत है। 3 कंपनी है, उसमें टाटा है, रिलायंस है और सीरम इंस्टीट्यूट है ना। 3 कंपनी है टाइम्स मैगजीन में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी है। कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आपको पता है अभी अभी तो चचा ने शादी की है, तो ये सब जो है सिस्टम बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली सबसे ज्यादा बढ़िया जो है कंपनी है। मुकेश अंबानी साहब, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन, ठीक है। तो 3 भारतीय कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम को टॉप 100 में जो है शामिल किया गया है और सबसे ऊपर इनमें से कौन है? रिलायंस है। आगे चलते हैं। DPIIT के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है ना, ये गलत है। FDI में कमी दर्ज की गई है कि भारत में FDI कम हो रहा है, ये हमने शायद पिछले वीक की क्लास में भी डिस्कस किया था। इसके बावजूद भी 23-24 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। नंबर 1 महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। लेकिन टोटल FDI पिछले वर्षों के मुकाबले घटा है। तो सही कूट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, केवल 2 सत्य है, ठीक है। तो DPIIT के अनुसार गिरावट दर्ज की है। आंकड़ों के अनुसार $44 बिलियन का FDI हुआ था, यह पिछले साल की तुलना में 3.5% कम है, ठीक है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, फिर गुजरात और कर्नाटक आते हैं। वित्त वर्ष सबसे ज्यादा प्राप्त सबसे ज्यादा कौन से देश से हो रहा है? सिंगापुर से सबसे ज्यादा भारत को FDI प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद मॉरिशस और US है। तो 3 बड़े कंट्रीज, 3 बड़े राज्य जिनमें सबसे ज्यादा FDI जा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। 3 बड़े देश जिनसे सबसे ज्यादा FDI जा रहा है, सिंगापुर, मॉरिशस, US, ठीक है। चलिए,
और 3 बड़े क्षेत्र तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व इतिहास में पहला, बड़ी घटना हो रही है, विश्व इतिहास में पहला लिग्नोसैट नामक एक छोटा लकड़ी का उपग्रह बनाया है? किसके बना रहे हैं? जापान के वैज्ञानिक ने बनाया है छोटा सा लकड़ी का उपग्रह। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में जो कचरा है, जो नॉन डिग्रेडेबल कचरा है, उसको कम करना। ठीक है, लकड़ी का छोटा सा उपग्रह बनाया है, तो महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व इतिहास में पहला काम हो रहा है। पहला लिग्नोसैट नामक, नाम क्या है इसका? लिग्नोसैट। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा, लिग्नोसैट क्या है? एक खतरनाक बीमारी का टीका, जापान द्वारा बनाया गया लकड़ी का उपग्रह। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन देगा तो मैं सब सही लगेंगे, तो लिग्नोसैट को ध्यान रखना। ये है, जापानी वैज्ञानिकों ने विश्व इतिहास में पहला लिग्नोसैट नामक छोटा लकड़ी का ग्रह का उपग्रह बनाया है, जिसे सितंबर में कक्षा में भेजा जाएगा, जो विश्व में फर्स्ट टाइम होगा, पहली बार होगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। चलिए, 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई दीदी, चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? कौन है? वो है पूर्णिमा। बोले पूरा 3 बार चढ़ी है ना? पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा से पहले 15 दिन से पहले 3 बार चढ़ गई, ऐसे याद रख लेना। 15 दिन में 3 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है पूर्णिमा ने। 12 मई, 19 मई और 25 मई 3 बार ये उस पर जो है चढ़ी है। एक बार पहले चढ़ चुकी हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे 4 बार चढ़ने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम हो गया है। कौन है? पूर्णिमा सिंह। नेपाल के गोरखा पर्वतारोही और पेशेवर फोटो पत्रकार हैं पूर्णिमा सिंह। नेपाली हैं, भारतीय नहीं है, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए, उनका रिकॉर्ड महिला पर्वतारोहियों के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलते हैं। रुद्रम सेकंड, ये क्या आइटम है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इस पर रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये मिसाइल कैसी है? याद रखना, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, फैक्ट के रूप में भी पूछ सकता है। हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम, हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है, ये याद रखना। रुद्रम मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। स्वदेशी है, अब तक हम रशिया की कोई नाम में भूल रहा हूं उसको यूज करते थे। ठीक है, इसे सतह से सतह पर मार नहीं कर सकते हैं, हवा से सतह पर मार करने वाली है, मतलब फैक्ट 2 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो केवल एक सही होगा रुद्रम 2 के संदर्भ में। क्या? कि भारत द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हवा से सतह पर मार करती है। ये है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। जितने भी इक्विपमेंट जो होते हैं सेना संबंधी, डीआरडीओ ही प्राय इनको डेवलप करता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रायम 2 का सफल परीक्षण। चलिए, प्रगति 2024 को CCRAS और एम्स दिल्ली के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। CCRAS आयुष मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है। दोनों सही, इसमें दोनों सही होंगे। बी, केवल 2। 1 मिनट। ये जो प्रगति है, प्रगति क्या है? ये आयुर्वेद की दिशा में, आयुर्वेद में अनुसंधान का एक नया मॉडल है। क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, CCRAS। क्या? सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, इसमें ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयुर्विज्ञान और टेक्नो इनोवेशन प्रगति 2024 पहल में फार्मा रिसर्च शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य से CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान है कि आयुर्वेद की दवाइयां और बेहतर आ सके, उनमें और अनुसंधान हो सके। यह पहल भारत में आयुर्वेद उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने की ओर अग्रसर है। अनुसंधान सहयोग के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करके प्रगति 2024 से आयुर्वेदिक विज्ञान मिशन उन्नति करने के लिए प्रेरित होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसने CCRAS नहीं किया है, ये एम्स दिल्ली का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए ये फैक्ट गलत है। केवल 2 सही है। ठीक है, इसको याद रखना। और CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर आयुर्वेदिक साइंसेस। ठीक है, उसने प्रगति, तो याद रखोगे प्रगति क्या है। और CCRAS क्या है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI, ठीक है,
ने मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से ओमान संग्रह नामक परियोजना क्रियान्वित की है। याद रखना इसको, किसी एक और देश के साथ भी कर लिया अभी रिसेंट में ही, आगे आने वाली क्लासेस में बता देंगे। ओमान में ये किया है इन्होंने, और इसमें क्या है कि ओमान में जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं या भारत से गए हुए व्यापारी या ये सब जो भी हैं, 7-8 हजार पेजेस का किसी निजी व्यापारी के पास रिकॉर्ड था, उसको डिजिटलाइज किया है। तो नया एकदम अलग सी चीज है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो मस्कट, ओमान के मस्कट में जो दूतावास है वहां ये काम किया है। प्रवासी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण के लिए भारत की दूसरी नहीं पहली विदेशी परियोजना है। दूसरा किसी और के साथ है, वो मैं देख के आपको बता दूंगा। ये गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओमान कहां है, ये वाला जो एरिया पड़ता है मिडिल ईस्ट का, ठीक है, ये पड़ता है ओमान। ठीक है, चलिए, अरेबियन सी के तट पे, यमन के उत्तर में प्रवासी का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। और ये तमाम बातें हैं। इस परियोजना का शीर्षक क्या है, ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखीय विरासत। ठीक है, चलिए, इस परियोजना के तहत पुराने भारतीय व्यापारी परिवारों के निजी संग्रह से अंग्रेजी, अरबी, गुजराती और हिंदी भाषाओं के 7000 से अधिक दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में अलास्का में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? तो इस अभ्यास का क्या नाम था, रेड फ्लैग 24। ठीक है, रेड फ्लैग 24 हैंड इन हैंड किसके साथ होता है, चाइना के साथ। इंद्र किसके साथ होता है, भारत रशिया के साथ। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है, भारत फ्रांस के साथ। चलो, तो रेड फ्लैग अलास्का में आयोजित हुआ है, आपको ध्यान रखना है। बहुपक्षीय अभ्यास है, इसलिए भी ध्यान रखना है। अलास्का कहां पड़ता है, अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ता है, रेड सा, और ये अमेरिका का भाग है, ये कनाडा है, ये मैक्सिको है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 3 बड़ी कंट्रियां हैं। तो इस अभ्यास में भाग लिया। रेड फ्लैग 24 में ये वो दिए हैं, कौन कौन से थे, कब कब हुआ है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य, मैंने फ्रांस बोल दिया था, माफ कीजिए, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, इंद्र इंडिया और रशिया के बीच, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच। तो ये युद्धाभ्यास भी आपको पता होने चाहिए। बंगाल की खाड़ी में, अब देखो, रेमल नया तूफान, नया चक्रवात आया है, कहां आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बंगाल की खाड़ी में आए इस रेमल चक्रवात का नाम रेमल किसने दिया, ये भी ओमान ने दिया, आपका सॉरी, ये दिया है श्रीलंका ने, माफ कीजिए, ये नाम दिया है श्रीलंका ने। आ रहा है रेमल तूफान, ओमान क्यों देगा, उधर पड़ा हुआ, श्रीलंका ने दिया है, बंगाल की खाड़ी में तूफान आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में थोड़ी सी चीज दी है, ये आपकी बेसिक है, आपको पता ही होगा। तो आपको यहां से क्या याद रखना है, रेमल तूफान है, कहां आया है, ये आया है बंगाल की खाड़ी में है। नाम किसने दिया है, नाम दिया है श्रीलंका। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के शोधकर्ताओं ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, यह भी DNA संयोजन से बनाया जाता है ना। इससे क्या है कि एक तरह से इसको मान लो, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, कृत्रिम प्रोटीन है ना, इसको बना रहे हैं। तो ये CSIR ने नहीं बनाया है, ये बनाना है IISc ने। ठीक है, IISc भारतीय विज्ञान संस्थान ने बनाया है। ये फैक्ट गलत हो जाएगा, तो याद रखोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन बना रहा है, IISc बना रहा है, ना कि ICSR। ठीक है, या CSRI, कोई नहीं बना रहा है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट DNA द्वारा एनकोड किए गए संशोधित प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन है और बढ़िया तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड भी ये प्रोटीन हो सकता है। ये सही है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही नहीं होगा, दूसरा तो सही है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है क्या, IISc बना रहा है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट DNA द्वारा एनकोड तथा संशोधित प्रोटीन है। इसका उपयोग प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाने और इन सब चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, और rDNA की हेल्प से ये बन रहा है, उसको संशोधित करते हुए बन रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें होती हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक STMC 46 का नई दिल्ली में संपन्न हुई, नहीं, ये हुई है केरल के कोच्चि में।
कैसे याद करोगे, जैसे अंटार्कटिक और जो है आर्कटिक में आप फंस जाते हो ना, अंटार्कटिक है ये, तो ऐसे भी याद कर लो। केरल पड़ जाता है भारत में नीचे की तरफ, ये रहा, और अंटार्कटिक भी विश्व के महाद्वीप में नीचे की तरफ है, तो बोले दोनों नीचे नीचे वाले हैं। कोच्चि में है, भूलूंगी नहीं, ठीक है, तो अब ध्यान रह जाएगा ना आपको। चलो, कोच्चि में हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही करेगा, द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया गया, ये सत्य है। और भारत ने इसमें कहा है कि हम जल्द ही मैत्री 2 जो है बनाएंगे वहां, जो हमारा पहले मैत्री था, है ना, मैत्री की जगह मैत्री 2 हम बनाएंगे जल्दी ही। ये है 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेशन मीटिंग, है ना, तो ये है हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कोच्चि केरल में संपन्न हुई। बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। बैठक वसुधैव कुटुंबकम विषय पर केंद्रित थी। वसुधैव कुटुंबकम का भी आपके G20 में यूज किया गया था। कहां से लिया गया है, महोपनिषद से लिया गया है ना, ये भी ध्यान रखोगे, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो अंटार्कटिक संधि के शांति, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को दर्शाता है। अंटार्कटिक में क्या है, खाली रिसर्च सेंटर है। अब वहां भी सब देशों ने समझौता कर लिया ये अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक बना के, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी जाके वहां कुछ भी कर रहा है, कचरा फैला रहा है, तो वहां की विविधता का नाश हो, वहां के पर्यावरण का नुकसान हो, इसलिए ये जो है। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने अंटार्कटिक संधि, अब ये अंटार्कटिक संधि कब हुई है, 1959, और मैड्रिड प्रोटोकॉल है इसी से रिलेटेड 1991, ये भी दो चीजें ध्यान रखोगे कि पुष्टि की कि हाँ भैया हम अभी भी इन बातों को मानते हैं। भारत की एक नई आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 को स्थापित करने की योजना की घोषणा भी किरण जो वो हैं उन्होंने की थी। अंटार्कटिक संधि क्या है, 1959 में वाशिंगटन में 12 देशों ने साइन किए, 1961 में लागू हुई। इसमें 57 सदस्य हैं। भारत 1983 से इस संधि का हस्ताक्षर करता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल हो गया है। कुछ समय पहले वित्तीय अनियमितता के कारण उसको बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि अब ओलंपिक में जाना है, इसलिए ओलंपिक में जाने के लिए उसमें शामिल होना जरूरी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोनों कथन सही हैं। आपसे पूछा है सही कौन नहीं है, ना तो एक ना दो, दोनों सही नहीं है। बाकी मतलब दोनों सही हैं, लेकिन असत्य दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीजें में है, इसको आप देख लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निबाण के उपकक्षीय रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अग्निबाण नामक एक उपकक्षीय रॉकेट यूज किया गया है, मतलब ज्यादा दूर नहीं, 100-200 किलोमीटर तक ही वो जा पाएगा, और थोड़ा ज्यादा है, शायद 600-700 किलोमीटर है, और 100 kg तक वेट ले जा पाएगा। ये रॉकेट किसने लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मोस नामक एक कंपनी है, और चौथी 5वीं बार में इसका सक्सेस हो पाया। ये है 100 kg पेलोड ले जाने में सक्षम है, 14,000 kg लिफ्ट ऑफ मास है, 2 स्टेज वाला रॉकेट है ना। ये है अग्निबाण रॉकेट। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 4 असफल प्रयासों के बाद ये लॉन्च हुआ। अग्निलेट इंजन दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड है। समझ रहे हो, 3D प्रिंटेड आइटम मैं आपको पहले कई क्लासों में बता चुका हूं क्या होते हैं। 700 किलोमीटर की कक्षा तक जा सकता है, 300 किलोग्राम तक का पेलोड मतलब वजन कितना ले जा सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शीनबाम निम्न में से किस देश की महिला राष्ट्रपति बनने वाली है? छपने योग्य पेपर में सवाल है। क्लाउडिया शीनबाम, एक पूर्णिमा सिंह, एक दीदी वो थी, क्या नाम था उनका, जिनको रिक्शे वाली बकिंगम पैलेस में जिनको आरती, है ना, ये सब महिलाएं महत्वपूर्ण है, चर्चा वाली, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो हाल ही में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है मैक्सिको। क्लाउडिया कैसे याद करोगे? क्लाउडिया मतलब थोड़ा सा क्लाउड सा है, क्लाउड सा है तो बारिश होगी तो क्या होगी? शीनबाम मतलब थोड़ा सा ठंड, शीत पड़ जाएगी, शीत पड़ेगी तो बाम लगाओगे। मैक्सिको मतलब सेकोगे। ध्यान रहेगा कि नहीं ये बताओ, ठीक है। चलो, तो मैक्सिको कहां पड़ता है मैप पे, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लाउडिया शीनबाम 61 ईयर्स की ये हैं, और मैप पे मैक्सिको के ने जो है पहली मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और ये पड़ता है मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा पड़ता है मैक्सिको, ठीक है। चलिए
अगला सवाल, वित्त वर्ष 35-36 सवाल है ना। चलिए, वित्त वर्ष 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई के पास कुल 822 मीट्रिक टन तक की गोल्ड होल्डिंग हो गई है। तो याद रखोगे 2024 के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई ने जब जारी किए थे, अभी 100 टन सोना हमने अपना वापस मंगाया है यूएस के डिपॉजिटरी से, यूके के डिपॉजिटरी से, ठीक है। वित्त वर्ष 23-24 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनाइटेड किंगडम से 100 मीट्रिक टन सोना वापस मंगाया है। और अब टोटल कितना हो गया है वापस मंगाया, तो उसके बाद डेटा देना जरूरी था, तो बोले 822 मीट्रिक टन सोने की हम जो है होल्डिंग कर रहे हैं, और ये अपने मुंबई स्थित बैंक लॉकर में आरबीआई ने जमा कर दिया है। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई के पास मुंबई और नागपुर में जो है तिजोरियों में इनमें जमा कर दिया है 100 मीट्रिक टन। टोटल अब हमारे पास कितना है, 822 मीट्रिक टन का जो है होल्डिंग हमारे पास है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है। देखो, अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने केन्या के दार ए सलाम बंदरगाह, देखो ये कई ऐसे बंदरगाह हैं जो चर्चा में हैं। मैं आपको करंट अफेयर्स में कहता हूं, जरूर इनमें से पेपर में 1-2 टपका मिलेगा, है ना। जैसे हमने ईरान वाला बंदरगाह है, म्यांमार का सितवे है जो हमने ले रखे हैं, प्रॉपर भारत सरकार उनको चला रही है। लेकिन ये दार ए सलाम बंदरगाह केन्या का नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तंजानिया का पड़ता है ना, तंजानिया का पड़ता है, जिसके किनारे विक्टोरिया लेक है ना। यूटी के विक्टोरिया लेक के किनारे 3 कंट्री हैं, युगांडा, तंजानिया, केन्या। यूटी के, तो ये केन्या के तट पर नहीं है, तंजानिया के तट पर। तंजानिया कहां पड़ता है, पूर्वी अफ्रीकी तट पे, मेडागास्कर के पड़ोस में इधर की तरफ। 30 साल का अनुबंध किया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दार ए सलाम बंदरगाह केन्या का नहीं है, तंजानिया का है। दार ए सलाम पोर्ट पूर्वी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण गेटवे पोर्ट है, जो सड़क और रेलवे से अपने अच्छी तरह से जुड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही है। दार ए सलाम महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये बिल्कुल सही है। आपसे पूछा है कौन सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है, दूसरा तो इसमें फैक्ट सही है। ये देखो प्रॉपर मैप लगा हुआ है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और आप ये देख पा रहे होंगे ये है तंजानिया, और तंजानिया में ये है दार ए सलाम बंदरगाह, ये है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी डिटेल है, 30 साल के लिए ले लिया है। दार ए सलाम पोर्ट याद रखना, ईरान का जो चाबहार है उसको याद रखना, और आपका म्यांमार का सितवे है उसको याद रखना, ठीक है। यहां से सवाल बनने की संभावना पूरी है। अगला सवाल देखते हैं, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एफएसएसएआई तथा नाबार्ड नहीं करेगा इसकी स्थापना, वो कोई दूसरी संस्था है, नाम भूल रहा हूं, कृषि से ही रिलेटेड है, उन दोनों ने मिलकर किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस पुराने लोगों को ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगों की जगह लाया गया है, ठीक है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों से अलग करेगा। अब देखो, ना भी पता हो ना, ये दोनों देखो कॉमन से स्टेटमेंट है ना, पॉजिटिव साउंड दे रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, तो ये दोनों सही होंगे। ये दोनों, अगर आप प्रश्न पर निर्भर करता है, ये दोनों थोड़े टफ इजी स्टेटमेंट है, और ये पहला वाला फैक्चुअल है, ये गलत होने की संभावना ज्यादा है। उसी आधार पर हमने कर दिया, 2 और 3 सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो डिटेल पढ़ लेना, आगे चलते हैं। चीन ने मानव रहित अंतरिक्ष यान, चीन का मानव रहित अंतरिक्ष यान है, चंद्रमा के डार्कर साइड पे उतरा है। जो चंद्रमा का पिछला वाला भाग जो हमें नहीं दिखता है, जो चंद्रमा का वृष्टि छाया प्रदेश एक तरह से मान लो, या प्रकाश छाया प्रदेश मान लो, उस पर अंतरिक्ष यान उतारा है चांगई 6। किस उपग्रह पर प्राप्त उतारा है, वो उतारा है आपने चंद्रमा पर, ध्यान रखोगे चंद्रमा पर, ठीक है। पहले ही उसने लिख दिया किस ग्रह, अच्छा ग्रह उपग्रह दोनों लिखा है, तो चंद्रमा पर उतारा है, चंद्रमा के भी डार्कर साइड पर। चीन ने मानव रहित अंतरिक्ष यान ई चांग 6 चंद्रमा के अंधकार वाले हिस्से यानी फोर साइड पर उतारने में सफलता प्राप्त की है। दूसरी बार है जब फोर साइड पर उतारा है, ठीक है। और केवल वही है, चाइना ही है जिसने अभी अंधेरे वाले एरिया में उतारा, और कोई नहीं उतार पाया अंधेरे वाले एरिया में। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के नियर साइड वाले हिस्से दक्षिणी ध्रुव पे उतारा था, उसमें हम पहले थे। फॉर साइड क्या है, चंद्रमा का गोलार्ध का वह हिस्सा है जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता, इसके लिए चंद्रमा का डार्कर साइड भी कहा जाता है। चंद्रमा के नियर साइड की तुलना में फॉर साइड की परत मोटी है तथा इसके हिस्से में क्रेटर अधिक है, लावा निर्मित मैदान कम है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, मतलब वो जो पंजा लड़ाते हो ना, वो वाली चैंपियनशिप है ये, तो उसमें आयोजन किसने किया, उसका आयोजन हुआ था ताशकंद में,
उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, वही मैं कहूं उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उसका आयोजन हुआ है। तो ऐसे याद रख लेना कि बचपन में आप पंजा लड़ाते थे ना, तो वो भी शर्त लगा के लड़ाते थे, ताश का खेल भी शर्त लगा के खेला जाता है। तो ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ना, ये है। पंजा कुश्ती में चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना, 7 पदक जीते हैं, सॉरी 1 स्वर्ण पदक जीता है, माफ कीजिए 7 पदक, 1 स्वर्ण 6 कांस्य जीते हैं। मतलब रजत पदक कोई नहीं जीता है, 1 स्वर्ण जीता है, 6 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। चलिए, तो ये है श्रीमत झा, भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो श्रीमत झा, नाम में इनके श्रीमत लगा हुआ है, तो ये तो जीतेंगे ही, ठीक है। फिर और बाकी सारे दिए गए हैं। चलिए, और बाएं हाथ की जो है इन्होंने बाएं हाथ से पंजा लड़ाया। चलो, अंतिम सवाल संभवतः आज की इस कक्षा का। विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO के संयुक्त पहल बिमरेन, ठीक है, इसको याद रखोगे। बिमरेन किससे संबंधित? यह है PhD छात्रों के लिए। इसमें क्या है, जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके छात्र अगर भारत में आके PhD करना चाहते हैं, शोध कार्य करना चाहते हैं, तो उनके साथ समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। यह है, भारत सरकार ने PhD छात्रों के लिए BIMREN बिमरेन पहल लॉन्च की है। विदेश मंत्रालय की और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन बिम्स्टेक की संयुक्त पहल है। यह बिम्स्टेक देशों के PhD छात्रों को भारत में डॉक्टरेट या शोध करने में सक्षम बनाएगा। यह बिम्स्टेक देशों के शोधकर्ताओं और शोध संस्थानों के साथ नेटवर्किंग करके नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास को, नीली अर्थव्यवस्था मतलब सी फूड पर आधारित अर्थव्यवस्था जो है उसको भी सुगम बनाएगा। इस कार्यक्रम से बिम्स्टेक देशों के मत्स्य पालन, समुद्री और महासागर विज्ञान से जुड़े शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को भी लाभ मिलेगा। बिम्स्टेक क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, इस तरीके से है, टेक्निकल जो है कॉपरेशन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अंतर सरकारी संगठन है। अभी हमने एक देखा था, कोलंबो प्रोसेस करके देखा था, वो किस लिए था? वो जो हमारे इधर उधर लोग जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, उनके लिए था। भारत ने 24 से 26 तक उसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, पहली बार 2003 में बना है। छपेगा पेपर में सवाल, ध्यान रखना। चलो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इसका गठन 1997 में किया गया है बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। भारत है, याद रखना, पड़ोसी नहीं है अपना, शैतान आदमी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है इसमें। इसका मुख्यालय ढाका बंगाल में स्थित है। इसमें सारे देश जो हैं जो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल जरा से ऊपर है, म्यांमार है, भारत है, श्रीलंका है और थाईलैंड है ना। उनमें से सिर्फ थाईलैंड है। चलो, तो ये हो गया आपकी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए, है ना। बाकी मुझसे कुछ और चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। जल्दी ही आपको इतिहास, भारतीय इतिहास भी इस चैनल पर देखने को मेरे माध्यम से मिलेगा। बाकी तब तक के लिए आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।